Hello guys, welcome again. In the previous lecture, we have already discussed the DC analysis of biasing circuits. Now, I am going to discuss the AC analysis of amplifier circuit, AC analysis. Since for AC analysis, we should take care of capacitors first. Already we discussed that for DC analysis, capacitors are open circuited. But what should we do for AC analysis? All of us know that for AC analysis, for AC signal, capacitors are not open circuited, because the reactance of capacitor is 1 upon 2 pi Fc. Since F is some finite value, so that the reactance is not infinity or open circuited. But in AC analysis, the capacitors are assumed to be short circuited, because 1 upon 2 pi Fc, 2 pi Fc is very high, and so that the capacitor are short circuited. ओके गाइस, तो सबसे पहले एसी एनालिसिस में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसे हमें शॉर्ट सर्किट कर देना होता है. तो दीज आर द स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग ऑल द डीसी सोर्सेस टू जीरो एंड रिप्लेसिंग देम बाय देयर शॉर्ट सर्किट, यानी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से डीसी सोर्स को रिप्लेस कर देना है और जीरो कर देना, ग्राउंडेड कर देना. ठीक है ना. रिप्लेसिंग ऑल कैपेसिटर्स बाय शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट. कैपेसिटर को मैंने क्या बताया कि उसे शॉर्ट सर्किट कर देना, चाहे वो C1 C2 कपलिंग कैपेसिटर रहे या बाईपास कैपेसिटर रहे. उसके बाद रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स बाईपास्ड बाय द शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेप 1 एंड स्टेप 2. ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करके एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. उसके रीड्रॉइंग द नेटवर्क इन अ मोर इक्विवेलेंट एंड लॉजिकल फॉर्म. उसको मोर इक्विवेलेंट एंड लॉजिकल फॉर्म में रिप्लेस करना है. इसको हम बाद में आपको एग्जाम्पल से बताएंगे. तो इसका क्या होता है कि इसका एसी एनालिसिस करने के लिए कई मॉडल्स दिए गए हैं. इसको मॉडलिंग सर्किट्स कहते हैं. कई मॉडलिंग टेक्निक्स दिए गए हैं. तो हमारे सिलेबस में जो है सो सिंपलेस्ट मॉडलिंग टेक्निक्स है वो है इमिटर रेजिस्टेंस मॉडल, यानी RE मॉडल. वैसे अदर मॉडल्स भी होते हैं, हाइब्रिड मॉडल एंड हाइब्रिड पाई मॉडल, लेकिन हम आपको सिर्फ इमिटर रेजिस्टेंस यानी RE मॉडल का डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज RE ट्रांजिस्टर मॉडल बेसिकली, और RE कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो भी आपको बताएंगे. द RE मॉडल फॉर द CE BJT कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन will now be introduced with a short description of why it is good approximation to actual behavior of a BJT transistor. The equivalent circuit for a common emitter configuration will be constructed using the device characteristics and number of approximations. Starting with the input side, we find the applied voltage V input is equal to the voltage VBE with the इनपुट करंट बीइंग बेस करंट IB एज शोन बिलो. तो चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं. इसको RE मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का कुछ जो है ना होमवर्क है, बैकग्राउंड है, उसको आप पहले देखें. सपोज ये कोई सर्किट है कॉमन इमीटर का, है ना. कॉमन इमीटर इज ग्राउंडेड, ये सर्किट है. अगर आप इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज देखें तो इनपुट वोल्टेज नथिंग, दिस इज द VBE. दिस इज VBE बेसिकली. इसने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि ये फॉरवर्ड बाइस में होता है, ये बेस और इमीटर के बीच का जो जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस में होता है, और इधर से करंट IC है ना. तो इधर से करंट IC है, तो बेस इमीटर के बीच में जो फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ एक डायोड से ले लिया गया है रिप्लेस. फॉरवर्ड बायस डायोड से रिप्लेस कर दिया गया है इसको. ठीक है ना. तो ये VBE हो गया, और इधर से जो करंट होगा वो IB होगा, और ये बेस और इमीटर के बीच में एक डायोड लगा दिए, तो ये इमीटर डायोड भी कुछ लोग इसको बोलते हैं. और यहाँ से जो करंट होगा इस डायोड से, तो इस करंट को हम IE कहते हैं, इमीटर करंट कहते हैं. ये जो आप स्मॉल में देख रहे हैं, I कैपिटल I स्मॉल b, कैपिटल I स्मॉल c, कैपिटल I स्मॉल e, कैपिटल V स्मॉल v, ये सब AC कंपोनेंट है. ये सब कौन सा कंपोनेंट है? AC कंपोनेंट है. क्योंकि DC कंपोनेंट को कैपिटल लेटर से भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, I कैपिटल B से, लेकिन AC कंपोनेंट को हम कैपिटल लेटर के साथ जो सब्सक्रिप्ट लगाते हैं वो स्मॉल में लगाते हैं. ठीक है गाइस. अब इसको देखो, अगर यहाँ से हमने कर दिया कि ये IC बेसिकली क्या होता है, आप सबको पता है कि BJT इज द करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस. Why it is current control device? Because the output current is controlled by the input current. For common emitter configuration, collector current is the output current, and the value of output current will depend on the input current. That is, collector current is the function of base current.
दिस मीन्स IC डिपेंड्स ऑन बेस करंट, इसीलिए ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, तो ये करंट सोर्स हो गया बीटा IB। तो इस तरह से हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट को एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसके लिए हमने एक एनालिसिस क्या किया कि हम इनपुट इम्पीडेंस के टर्म में हम आप इसको दिखा रहे हैं। ये आउटपुट इम्पीडेंस है। सबसे पहले हम Z इनपुट देखते हैं। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? V इनपुट अपॉन IB इनपुट करंट, तो VBE अपॉन IB। अब VBE क्या होगा? तो VBE अगर आप यहाँ से देखें तो क्या होगा, इसको हमने ना उस डायोड के एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया RE से, तो VBE क्या होगा? तो VBE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका IE/RE। तो IE क्या होगा? IC प्लस IB इंटू RE। तो ये बीटा IB प्लस IB इंटू RE हो गया। तो इस तरह से आपका आ गया 1 प्लस बीटा IB इंटू RE। तो Z इनपुट इक्वल टू V इनपुट अपॉन IB, तो क्या हो गया? ये 1 प्लस बीटा IB RE अपॉन IB। तो IB कैंसिल हो गया, IB कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस बीटा इंटू RE इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा RE। क्यों? क्योंकि 1 प्लस बीटा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो या तो आप 1 प्लस बीटा RE ले लो या बीटा RE ले लो, आपकी मर्जी हो गई। अब यहाँ पे ये जो RE है, RE की वैल्यू को कहा गया है 26 मिली वोल्ट अपॉन IE। यहाँ देख लीजिए कैपिटल IE है, इस I स्मॉल ई नहीं है, कैपिटल I, मतलब ये DC एनालिसिस से आपको करंट आएगा। अब तक जो पिछले लेक्चर में हम आपको DC एनालिसिस बायस स्टेबलाइजेशन जो बता रहे थे, उस एनालिसिस से आपको IE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कोई भी सर्किट रहे, IE कैसे आएगा? IE आएगा, सबसे पहले आप इनपुट KVL इक्वेशन लिखना, बेस करंट निकालना। बेस करंट निकलते ही बीटा की वैल्यू दिया हुआ होगा, और बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, IB निकाल लिए हो तो इमीटर करंट 1 प्लस बीटा इंटू IB होता है। तो इस तरह से आपको IE निकल जाएगा, और जैसे ही IE निकल जाएगा आप इस RE मॉडल के लिए स्मॉल RE की वैल्यू निकाल लेना, और उसका जो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट लिखा गया है वो है RE मॉडल का इक्विवेलेंट, जहाँ पे जो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यानी ये ट्रांजिस्टर का सिर्फ ये आउटपुट इम्पीडेंस है। और चूंकि आप सबको की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया था कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज इन ऑर्डर ऑफ 50 किलो ओम। आइडियली इसको इन्फिनिटी मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, 50 किलो ओम के आसपास होता है। अगर एग्जामिनर R0 की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पे R0 लेना, और अगर एग्जामिनर R0 की वैल्यू नहीं दिया है तो आप इसको यहाँ पे ओपन सर्किट कर देना, यानी इसको हटा देना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जो एक RE मॉडल है, ये RE मॉडल केवल और केवल सिर्फ BJT का है, सिर्फ ट्रांजिस्टर का है, पूरे एम्पलीफायर सर्किट का नहीं है। ये RE इक्विवेलेंट सिर्फ आप लोग ध्यान दो कि सिर्फ और सिर्फ किसका है बालक? सिर्फ BJT डिवाइस का है। वो जो NPN या PNP डिवाइस है सिर्फ उसका है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट, इट इज ओनली द पार्ट ऑफ डिवाइस, दैट इज द ट्रांजिस्टर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द RE मॉडल फॉर सिंपलेस्ट एम्पलीफायर सर्किट, दैट इज द फिक्स्ड डिवाइस बायस। RE मॉडल फॉर फिक्स्ड डिवाइस बायस। तो सबसे पहले ये फिक्स डिवाइस बायस है, तो इस सर्किट में सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? तो सबसे पहले आपको स्मॉल RE निकालना चाहिए बालक। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले RE निकालने का तरीका बता देते हैं कि RE क्या होता है बालक? 26 मिली वोल्ट अपॉन कैपिटल IE। और ये IE कहाँ से आएगा? हम सबसे पहले IB निकालेंगे। तो IB निकालोगे तो इनपुट KVL इक्वेशन निकालोगे, तो आपका क्या होगा? VCC माइनस IB RB माइनस VB, तो ये आ जाएगा आपका VCC माइनस VBE अपॉन RB। और अगर IB निकल गया तो यहाँ से आप IE निकाल सकते हो। IE क्या होगा? 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो बालक जब भी आप AC एनालिसिस करने के लिए चाहो तो यू शुड नो वेरी वेल द DC एनालिसिस। आपको DC एनालिसिस बिल्कुल जल्दी आपको करने की आदत होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देन ओनली यू विल बी फील कंफर्ट टू सॉल्व द AC एनालिसिस। अदरवाइज क्या होगा? आप RE निकालने में ही समय खराब कर दो, क्योंकि आपको दोनों एनालिसिस करना है, पहले DC फिर AC। तो इस तरह से हमने IE निकाल लिया। अब IE निकाल लिया तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लगा के हम स्मॉल RE निकाल लेंगे। चलो अब हम AC एनालिसिस के बारे में बात करते हैं।
तो हमने सबसे पहले कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। डीसी वोल्टेज सोर्स को हटा के ग्राउंड कर देंगे, तो हमने डीसी वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर दिया। और जैसे ही वीसी इसको ग्राउंड कर दिया, इसको हटा करके हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। तो एक तरह से आप देखो क्या हो गया, ग्राउंड कर देने का मतलब क्या हो गया कि कलेक्टर टर्मिनल, कलेक्टर रेजिस्टेंस ग्राउंड हो गया, इसीलिए ये देखो कलेक्टर रेजिस्टेंस ग्राउंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब देखिए कौन कौन से टर्मिनल ग्राउंड में है। एक तो इस रेजिस्टेंस आरबी का एक रेजिस्टेंस ग्राउंड में है, और आरसी भी ग्राउंड में है, और इमीटर भी ग्राउंड में है। तो एक तरह से देखो ये तो ट्रांजिस्टर इमीटर ग्राउंड में, आरसी भी ग्राउंड हो गया, आरबी भी ग्राउंड हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट। गाइस समझ में आ रहा है, क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो इसको कहते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट। ये एम्पलीफायर सर्किट का क्या हो गया, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। अभी हम आरई मॉडल के बारे में नहीं बात किए हैं, हम सिर्फ एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए हैं। अब एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद ये जो बीच में डिवाइस है ट्रांजिस्टर, इसका आरई मॉडल पहले हम ड्रॉ करेंगे। इसका क्या मॉडल ड्रॉ करेंगे, आरई मॉडल। तो इसका आरई मॉडल कैसे ड्रॉ होगा, तो सेम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये है आरई मॉडल। आरई मॉडल में क्या होता है, बीटा आरई इधर से, यहाँ पे करंट सोर्स और यहाँ पे आर नोट। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको आरई मॉडल ड्रॉ करना है। तो आरई मॉडल ड्रॉ करने के लिए बालक यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बेस है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, IB, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या होगा, बीटा आरई, बीटा आरई, यहाँ पे बीटा IB और यहाँ पे आर नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, बीटा स्मॉल RE, और ये आपका ग्राउंडेड है, और ये आपका आ गया कलेक्टर। तो कलेक्टर से यहाँ पे करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स होगा, और ये करंट सोर्स क्या है, बीटा टाइम्स IB है ना बालक। और यहाँ पे आपका अगर आर नोट गिवन है तो यहाँ पे आप आर नोट लिख सकते हो, और आर नोट अगर नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे इसे इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो ये तो सिर्फ बीजेटी का पार्ट हुआ। ये किसका पार्ट हुआ, बीजेटी का, ट्रांजिस्टर का। अब देखो हमने बीजेटी का पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है RC, तो चलो ड्रॉ करते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में है एक रेजिस्टेंस RC, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि इजी हो जाए, है ना। तो चलो कलेक्टर वाला, और ये है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, RC, ठीक। अब देखो ये तो हो गया आपका कलेक्टर, है ना। अच्छा अब चलते हैं, और भी चलते हैं, क्या है बालक, थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या है, बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है RB, बेस और ग्राउंड के बीच में RC है, और बेस और ग्राउंड के बीच में इनपुट रेजिस्टेंस भी है, ये सॉरी इनपुट वोल्टेज भी है। तो चलो बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है RB, चलो इसको हमने RB मान लिया। बेस और ग्राउंड के बीच में इसको हम मान लेंगे V इनपुट, ठीक है बालक। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में इसको हम मान लेंगे आउटपुट वोल्टेज, यही ना है। तो अब ये जो सर्किट हो गया पूरे एम्पलीफायर सर्किट का RE मॉडल हो गया। क्या हो गया, RE मॉडल। अब इसी में आपको अलग अलग वोल्टेज करंट सोर्स निकालना है। यही देखिए जो हमने ड्रॉ किया वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब देखो इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। अगर आप यहाँ से ध्यान दो, इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए यहाँ से ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखेगा बालक, ऐसे करके देखो तो क्या दिखेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं नजर आ रहा, तो बिल्कुल नजर आ रहा है सर। तो RB पैरेलल बीटा RE, तो इसको कहेंगे इनपुट इम्पीडेंस। और आप ध्यान दीजिए ये जो इनपुट इम्पीडेंस Z इनपुट निकाल रहे हैं, ये हम पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं, हम डिवाइस ट्रांजिस्टर का नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे तो आपको बीटा RE नजर आएगा। ये जो इनपुट इम्पीडेंस है Z इनपुट डैश, ये ट्रांजिस्टर का है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं शेडेड पार्ट, ये ट्रांजिस्टर का पार्ट है, और ये सब पूरे ट्रांजिस्टर सर्किट का पार्ट है, ठीक है बालक। तो ये Z इनपुट आ गया RB पैरेलल बीटा RE। तो RB पैरेलल बीटा RE तो फॉर्मूला आप जानबे करते हो। अब आउटपुट इम्पीडेंस देखो, अगर आप इधर से आउटपुट इम्पीडेंस देखोगे इधर से, तो आपको अगर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा,
आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? दिस इज नथिंग, दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हो, तो करंट सोर्स क्या हो जाता है? ओपन सर्किटेड, क्योंकि आइडियली वो क्या होता है? रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, तो ओपन सर्किट होगा, तो आपको क्या नजर आएगा? RC पैरेलल R नोट। तो इसीलिए जेड आउटपुट हो जाएगा RC पैरेलल R नोट। अगर R नोट नहीं गिवन है, मान लो R नोट इन्फिनिटी दिया हुआ है एग्जाम में, नहीं गिवन है तो इन्फिनिटी मानोगे, तो जेड इनपुट क्या हो जाएगा? जेड इनपुट हो जाएगा RC। और डिवाइस का जेड आउटपुट डेस क्या होगा? डिवाइस का R नोट इन्फिनिटी दिया है तो आपको उसे इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। ठीक है बालक, तो इस तरह से हम सारी चीज़ें, ये देखो हमने जो एनालिसिस किया था वो सारी चीज़ें हमने कर दिया, जेड आउटपुट भी निकाल लिया, RC पैरेलल R नोट, इस तरह से सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब आ जाओ IB क्या होगा? IB हो जाएगा V इनपुट अपॉन बीटा RE। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो आउटपुट वोल्टेज भी हो जाएगा बीटा इंटू V इनपुट बीटा RE, RC पैरेलल RE। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज गेन निकालना है तो क्या हो जाएगा? V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू माइनस RC पैरेलल R नोट अपॉन RE। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हो गया माइनस RC पैरेलल R नोट अपॉन RE। और RC पैरेलल R नोट के बारे में आपको पता ही है कि अगर R नोट नहीं गिवन होगा तो सिर्फ केवल RC ना आएगा। यहाँ पे देखो, अगर R नोट नहीं गिवन होगा तो यहाँ जेड आउटपुट में क्या आएगा? RCA ना आएगा। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि माइनस RC अपॉन RE। इस तरह से हमें क्या आ गया? वोल्टेज गेन आ गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बालक, इसी क्वेश्चन में आपको कहता कि सपोज यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज है 2 मिली वोल्ट, और आपको कहता कि आउटपुट वोल्टेज बताएं, तो क्या हो जाता? आउटपुट वोल्टेज आपने क्या निकाल लिया? वोल्टेज गेन निकाल लिया, V आउटपुट अपॉन V इनपुट की वैल्यू निकाल लिया। तो आउटपुट वोल्टेज गेन क्या, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? AV इंटू V इनपुट। ठीक है, AV इंटू V इनपुट। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? चाहे तो कोई एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि माइनस में साइन आ रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज गेन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? क्योंकि आपका इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखो वहाँ पे RE मॉडल में देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब करंट इधर से जा रहा है तो V नोट की वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस V नोट इक्वल टू दिस। तो 0 माइनस V नोट, करंट यहाँ का वोल्टेज V नोट है और यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो 0 इसका मतलब हाई है और ये पॉइंट नेगेटिव होगा, इसीलिए ये माइनस साइन आएगा। तो फेज रिलेशनशिप क्या हो गया कि इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज रिलेशन है वो क्या है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसीलिए आप देख सकते हैं एक तरह से कि इनपुट इस तरह से है तो इसका आउट ऑफ फेज आ रहा है। यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हमेशा आउटपुट वोल्टेज उल्टा और एम्पलीफाइड देगा, यानी 180 डिग्री फेज डिफरेंस से देगा। यही चीज़ आपने ओपेम में पढ़ा होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक तरह से यह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से 180 डिग्री फेज रिलेशनशिप में होता है। अब यहाँ पे है, इस सर्किट में रिलेशनशिप आ गया, 180 डिग्री फेज रिलेशनशिप आ गया। अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के आपको कोई सर्किट सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसी सर्किट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो फॉर द नेटवर्क गिवन बिलो, फॉर द नेटवर्क गिवन बिलो डिटरमाइन RE, फाइंड ZI R नोट इन्फिनिटी। देखो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आसान कर दिया, R नोट की वैल्यू इन्फिनिटी दे दिया है, तो बहुत आसान हो गया आपका। उसके बाद कैलकुलेट Z नोट विद R नोट सब कर दिया। उसके बाद ई पॉइंट पे देखिए, रिपीट द पार्ट CD इंक्लूडिंग R नोट 50 किलो इन ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। मैंने आपको कहा था ना कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो 50 किलो ओम के आसपास होता है। अगर एग्जामिनर गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप इन्फिनिटी मान लेंगे। तो चलो, वैसे भी इन्फिनिटी में भी निकालना है कैलकुलेशन और यहाँ पे भी निकालना, तो कोई बात नहीं। अब चलो, इस न्यूमेरिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम V इनपुट की वैल्यू 2 मिली वोल्ट ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में मैं एक D पार्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट में लगा देता हूँ।
यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पार्ट मैं आपको लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ कि एक्स्ट्रा पार्ट मैं लगा देता हूँ EF। मैं बोलता हूँ कि V आउटपुट की वैल्यू क्या होगा जब आप R0 की वैल्यू इन्फिनिटी मानेंगे, और FG पार्ट में लगा लेता हूँ V0 की वैल्यू क्या होगा जब आप R0 की वैल्यू 50 किलो ओम मानेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से ये ऐड कर दिया। तो चलो, आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें RE मॉडल है तो पहले इमीटर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो IB इसका आ गया 24.04 माइक्रो एम्पियर, IE आ गया 2.428 मिली एम्पियर IE, ठीक है ना। इसलिए RE आ गया 10.71 ओम। आप सबको बताया था कि DC एनालिसिस में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनोगे तभी आप टाइम सेव कर पाओगे। तो ऑब्वियसली बात है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। तो अब आ जाओ, RE आ गया तो हम एक रेजिस्टेंस होता है ना बीटा RE लगाते हो, तो बीटा RE क्या हो गया 1.071 किलो ओम। जेड इनपुट्स अब आ जाते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको ड्रॉ करना चाहिए, इसका सर्किट ड्रॉ करना चाहिए। तो बालक, एक पॉइंट बेस है, एक पॉइंट कलेक्टर है ना। अब यहाँ बेस और इसके बीच में यहाँ पे ये हमने इमीटर ग्राउंड ले लिया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बीटा RE है, और ये कलेक्टर से यहाँ पे एक करंट सोर्स आएगा, है ना। ये इस करंट को कहते हैं बीटा IB ना कहते हैं। और यहाँ पे मैं R0 की वैल्यू लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं RC की वैल्यू लिखता हूँ। यही ना हो गया बालक, इसको V0 कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, Vin कहते हैं, ठीक है बालक। तो यही ना सर्किट बन गया। तो चलो अब हम क्या निकाल लेते हैं। हाँ, अब यहीं पे देख लो, ये सब वैल्यूज निकाला हुआ है। अब देखो, हम बीटा RE की वैल्यू वो ये आ गया 1.071। तो जेड इनपुट क्या हो गया, जेड इनपुट होता है RB पैरेलल बीटा RE। तो RB की वैल्यू 470 किलो ओम है, और बीटा RE आपने अभी अभी कैलकुलेट ही कर लिया है, तो 1.071 किलो ओम। तो ये आ गया आपका 1.07 किलो ओम। अब आप कहोगे कि सर ये बीटा RE भी 1.071 किलो ओम है, और बीटा RE भी आ गया। आपने बेसिक सर्किट्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो इसीलिए आप देखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, छोटा रेजिस्टेंस ये है और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे छोटा हो रहा है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में उससे भी छोटा होता है, सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होता है। तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया। अब आपको वोल्टेज गेन निकालना कब, जब R0 इन्फिनिटी मानोगे, यानी कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट इंपीडेंस इन्फिनिटी हो, तो उस समय क्या होता है -RC/RE। तो ये हो गया -3/10.7। तो ये आ गया -280.11, -280.11। तो मैंने अपनी तरफ से आपको कहा था कि आपको आउटपुट वोल्टेज भी बताना है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज गेन इंटू V इनपुट। तो वोल्टेज गेन -280.11, इनपुट की वैल्यू 2 मिली वोल्ट दिया हुआ है, 2 मिली वोल्ट दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, 2 मिली वोल्ट दिया हुआ है इंटू 2 मिली वोल्ट, ठीक है बालक। तो ये हो गया लगभग में कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 280 500 560.22 मिली वोल्ट, है ना। तो ये आ गया लगभग में 0.56 वोल्ट, है ना। तो ये वोल्ट में आ गया, 0.56 वोल्ट में आ गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब इसी पार्ट में आपको कहा था कि नहीं भैया, आपको ना R0 की वैल्यू भी कंसीडर करना है। तो R0 की वैल्यू कंसीडर करोगे तो Z0 R0 पैरेलल RC आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.83 किलो ओम। और उसी तरह से वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, तो -R0 पैरेलल RC/RE। तो ये आ जाएगा आपका -264.24। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, जब R0 नहीं लिए थे तो क्या था, सिर्फ RC था। अब जब R0 ले लिए तो वोल्टेज गेन -280 के बजाय 264.24 आ गया, यानी लगभग 16 पॉइंट घट गया, 16 से घट गया वोल्टेज गेन। तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट वोल्टेज भी घट जाएगा, है ना, आउटपुट वोल्टेज भी घट जाएगा। तो इस तरह से चलो RE मॉडल, इस तरह से आप इस सर्किट का भी आप देख सकते हो, इसका भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस सर्किट के लिए अब ये हो जाता है।
ठीक है ना। तो इस सर्किट का भी आप देख लो, इस सर्किट के लिए क्या था कि अब आप अगर यहाँ पे देखें इस सर्किट में, तो आपको क्या करना है, इसको ग्राउंड कर देना है ना, इसको ग्राउंड कर देना, इसको शॉर्ट कर देना, इसको शॉर्ट कर देना। तो जब आप इसको शॉर्ट करोगे तो आरसी भी ग्राउंड हो जाएगा, R1 भी ग्राउंड हो जाएगा, और R2 का तो एक पॉइंट ग्राउंड है ही। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, आप देखो R1 R2 दोनों ग्राउंड हो गया और RC भी ग्राउंड हो गया, और ये इस ट्रांजिस्टर का RE मॉडल है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जेड इनपुट क्या होगा, जेड इनपुट इज नथिंग, दिस इज R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा RE। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जेड इनपुट डैश क्या हो जाएगा, सिर्फ बीटा RE हो जाएगा। तो ये हो गया। उसी तरह से अगर आप आउटपुट इंपीडेंस देखोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, आर नोट और ये क्या RC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आर नोट इन्फिनिटी होगा तो जेड आउटपुट सिर्फ RC हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज गेन हो जाएगा तो वो वोल्टेज गेन भी आपका सिमिलरली क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन ये हो जाएगा आपका फाइनली R माइनस RC पैरेलल R नोट अपॉन RE। तो जैसा फिक्स्ड बायस का था मोरवोलेस वैसा ही आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सेम सर्किट होता है, कोई एक सर्किट का अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस, तो आप कोई भी सर्किट में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार R नोट की वैल्यू मान लीजिए क्या है, अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे आउटपुट इंपीडेंस में लिख लीजिए RC पैरेलल R नोट, और अगर नहीं है तो सिर्फ RC होगा, है ना। उसके हिसाब से आप वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। इनपुट वोल्टेज दिया हुआ रहे तो आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो कोई भी सर्किट हो, घबराना नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सम न्यूमेरिकल्स एंड सम अदर सर्किट्स फॉर AC एनालिसिस। तो गाइज, सी यू अगेन।